इस दफा डैडी के पैसे जाया, चाहे हमें कोई भी सेक्रीफाइस। यार अब जाया कैसे नहीं हो गया, तैयारी करनी पड़नी है ना यार। तो तैयारी करने के लिए हम कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले सवाल तो पढ़े यार, क्या हो गया, क्यों इतनी दूर चले जाते हैं। मीनिंग 8 मिनट्स पहले यार, रिक्वायरमेंट ऑफ द सवाल यार, प्रिपेयर क्या यार, कौन सा सफाई यार। बस सीरियस हो रहे हैं यार, सीरियस सीरियस। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 220 पे इकट्ठे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा दरमियान से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना है। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम DL statement of profit loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2019 and statement of extracts बनाने सर, कंपैरेटिव फिगर्स भी चाहिए, किस साल में हम हैं, तो कंपैरेटिव ईयर कौन सा होगा, फर्स्ट लाइन से आ रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ दिस द गिल्ड लिमिटेड, DL कहना सर ज्यादा बेहतर है। नंबर 1, DL purchased specialized vehicles for rupees 370 million on 1st July 17. The vehicle has an estimated useful life of 10 years with residual value of 30 million. The revalued amounts of vehicle as at 31st December 2018-19 were determined at rupees 302 and 290 million respectively. There was no change in the useful life of रेजिडुअल वैल्यू। ये पढ़ के कौन सा स्टैंडर्ड ज़हन में आया, IAS, थोड़ा थोड़ा ही आया किसी को, प्लीज आइए 16 यार। नंबर 2, DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of rupees 280 million. The plant has a useful life of 8 years. The plant was purchased on and was available for use on the commercial production started on, depreciation कब से शुरू होती है, available for use. On 1st July 18, DL received a government grant of rupees 120 million towards the sanction letter. Sanction letter का मतलब जिस लेटर के अगेंस्ट पैसे मिले, एग्रीमेंट लेटर सिंपली। एक सैंक्शन लिमिट वर्ड और था, अगर किसी के ज़हन में आया, सैंक्शन लिमिट का वर्ड होता है लोन के लिए, तो लोन की जो एग्रीड अमाउंट होती है उसे सैंक्शन लिमिट बोलते हैं। सैंक्शन लेटर, अब ये ग्रांट है, सैंक्शन लेटर का मतलब जिस लेटर के अगेंस्ट हमें ये ग्रांट सैंक्शन हुई है, मिली है, ये उसकी बात है। The sanctioned letter states that if DL ceases to use the plant in remote area before 31st December 2021, DL would be required to repay the grant in full. पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हुए कौन सा स्टैंडर्ड ज़हन में आया है, IAS 16 थोड़ा सा मेजर इस IAS 20. A warehouse was given on rent on 1st January 18. Previously, the warehouse was in use of DL. IAS 16 में होंगे, यूज कर रहे थे, किस डेट से यूज चेंज हो गया, रेंट पे दे दिया तो ये वेयर हाउस IAS 40 में आ जाएगा। कहां से कहां, मेरी तरफ देख कर ट्राई करें, अगर 16 से 40 में आए तो कैसे आते हैं, फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू 16 देन ट्रांसफर टू IAS 40, इंशाल्लाह इतना भी कोई इशू नहीं है यार। सेकंड लाइन ऑफ द सेम पॉइंट, on 1st January 18 carrying amount and remaining useful life of the warehouse was 80 and 16 years respectively. Fair value of the warehouse on various dates was as follows. 1st January 18 पे भी फेयर वैल्यू दी हुई है, 31st December 18 और फिर 31st December 19 पे दी हुई है। कैसे यूज करेंगे इंशाल्लाह बहस करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन, DL uses cost model for subsequent measurement of property plant equipment except for specialized vehicle for which revaluation model is used. क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक क्लास किसी और मॉडल पे हो और फिर कोई एक दूसरी क्लास किसी और मॉडल पे हो? हाँ, लेकिन अगर एक क्लास कोई रिवैल्यू हुई है तो उस क्लास के सारे एसेट्स रिवैल्यू होना जरूरी है। प्लीज पता है किसी को सर,
किस स्टैंडर्ड के हवाले से बात हुई है? IAS 16 में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, सवाए किसके? व्हीकल्स के लिए। DL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर surplus from surplus to retained earnings on annual basis. Government grant is recorded as and part of it is transferred to income every year. ऊपर पॉइंट नंबर 2 में जाएं। क्या ये ग्रांट फॉर एसेट है? क्या ये ग्रांट फॉर एसेट है? क्या ये कैश इज रिसीव्ड है? क्या फॉर डेप्रिशिएबल एसेट है? क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेस हो सकते हैं? ये कौन सा उसने कहा है? ग्रांट को अलग इनकम बनाना है, एसेट अलग डेप्रिशिएट करेंगे। ये किसी को बात मेरी समझ आई है? तो डायरेक्ट अप्रोच कह रहा है। अगर इनडायरेक्ट अप्रोच होती तो क्या करते? किसको किससे? डेफर्ड ग्रांट को एसेट से नेट करके रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज करते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरीड एट, क्या कोई चेंज इन यूज की स्टोरी भी है सर? तो आ जाए पॉइंट नंबर 1, वर्किंग्स में आ जाए। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का थोड़ा सा अगर हिस्सा छोड़ दें तो अच्छा है। मुझे खतरा है कि जरा शायद शुरू की भी चंद लाइनें लग जाए। सीधा कहाँ आ चुके हैं हम? कौन सा पेज है प्लीज? तो 20 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? करना जो है एक्सट्रैक्ट्स है, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स बनाने से पहले फिगर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एडजस्टमेंट्स लिख रहे हैं जी। व्हीकल्स, अब एडजस्टमेंट्स के लिए इनिशियली जरा कुछ एंट्रीज लिख लें, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद कुछ एंट्रीज कम करके भी बात सोची जा सके, लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त जरा डिटेल में समझ लेना भी अच्छा है। जरा व्हीकल्स का पैराग्राफ पढ़ें, डेट वाइज करवाते जाएं, क्या एडजस्टमेंट्स आपके जहन में आ रही हैं जी? ऑनलाइन स्टूडेंट सारे साथ हैं? 1 जुलाई 17, हाँ जी एंट्रीज लिखनी है जी, लेकिन अब डेफिनेटली एग्जामिनर के लिए नहीं, ये साफ सुथरी इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई देखना चाहे तो देख सके जी। बताएं जी। व्हीकल खरीदी गई कितने पे? 370। फुल कंसंट्रेट करें, इंडिविजुअली सब कुछ आपको पता है, हाउ टू कंबाइन, बस ये हमारा काम है आज। नेक्स्ट डेट सोच के, ईयर एंड 31 दिसंबर पे आ रहे हैं, तो 6 महीने बाद ईयर एंड आ रहा है। 370 बिल्कुल सही है, कंसंट्रेट करें फुल जरा। 370 फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कब हुई है? 18 और 19 में। अभी हम 17 के एंड पे 6 मंथ्स के बाद खड़े हैं, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू गिवन है। मेथड क्या है? -370 -30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। जी आंसर, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज शुरू हो गए। नेक्स्ट डेट सोच के, 31 दिसंबर 18, रिवैल्यूएशन हो रही है यार। इंडिविजुअली जरा मेरे से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो जी सर, बड़े हो गए अब आप। जी क्या बनी जी डेप्रिसिएशन? कैसे? स्ट्रेट लाइन मेथड है, 370 -30 डिवाइड बाय 10, लेकिन अब 6/12 नहीं होगा। डन है? रिवैल्यूएशन डेट आ गई है, एलिमिनेशन करवा दें।
ज़हन में आ रहा प्लीज? 51 51 सेम डेट, सेम डेट, कंपैरिजन करें। 51 समझ आ गया सबको? कैसे? 17 प्लस 34, 1.5 साल। कैरिंग अमाउंट बनवाएं, बना ले, सॉरी बना ले। ये कैरिंग अमाउंट प्लीज 319, ठीक है। फेयर वैल्यू 302, ओके। रिवैल्यूएशन लॉस, फर्स्ट टाइम लॉस है, डबल एंट्री। रिवैल्यूएशन लॉस IAS 16 के मुताबिक प्रॉफिट लॉस में ही जाना है, फर्स्ट टाइम लॉस है। व्हीकल क्रेडिट, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है यहाँ तक, इकट्ठे हो जाए प्लीज। क्या करके आगे जाएं? क्या करके काइंडली आगे जाएं? रिमेनिंग लाइफ सही काउंट कर दें प्लीज। टोटल लाइफ कितने साल गुजर चुके हैं? 1.5 ईयर समझ आ जाएंगे, 1.5 ईयर। तो रिमेनिंग लाइफ लिख ले जरा यहाँ, 10 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8.5 ईयर्स। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करें। अच्छा ये भी देखना है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने जाना कहाँ है। 19 के एंड तक ही आना शायद, तो 19 में क्या क्या होना है कर ले मत, फिर सर रिवैल्यूएशन भी है। इंडिविजुअली क्या करें यार, 2019 की डेप्रिसिएशन चार्ज करके रुक जाए जरा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बता दें जरा, 2019 में डेप्रिसिएशन कितनी? नहीं अब ये मिस्टेक्स हो जाएंगी यहाँ। लास्ट सेंटेंस पढ़े .1 का, नो चेंज इन क्या एंड क्या। यूजुअल लाइफ में भी चेंज कोई नहीं और रेजिडुअल वैल्यू में भी चेंज कहीं नहीं, का मतलब क्या हुआ? अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी स्ट्रेट लाइन मेथड में? ठीक है फेयर वैल्यू तो आ रही है लेकिन माइनस, ये समझ आ रहेगा, -30 डिवाइडेड बाय 8.5 ईयर्स। ये सेंटेंस ढूंढ लिया प्लीज, नो चेंज इन क्या और क्या नहीं बदला। यूजुअल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू अनचेंज चल रही है। रेजिडुअल वैल्यू वैसे माइनस होती है लेकिन अब कॉस्ट मॉडल की बजाय फेयर वैल्यू मॉडल अगर तो फेयर वैल्यू में से माइनस हो रही है। भूलता नजर आ रहा है कुछ मुझे? रिवाइज अब क्या करना है, कल सारा दिन रिवाइज ही तो करते रहे यार। पेज नंबर 191 जरा अपने पास कहीं लिखें, घर जाके एक क्वेश्चन रिवाइज करिएगा। गावा लिमिटेड पेज 191 घर जाके रिवाइज करिएगा, ये सब बातें मैक्सिमम होगी वहां। पेज 191 गावा लिमिटेड
कहीं नोट कर लें, इंशाल्लाह आज घर जाके रिफ्रेश करेंगे आप। आंसर बताइएगा। 32। जी वाइंड अप करें, रिवॉल्यूशन करें। क्या डिस्टर्बेंस है सर, क्या हो गया है सर? डेबिट साइड पे ही देख लें सर, दूसरा लेजर शुरू कर दिया, देख लें। सर 10 में से 1.5 साल गुजरा है। 1 जुलाई 17 पे एसेट खरीदा है, एक साल 7.5, 2018 तक 1.5 साल गुजरा है, 19 जब गुजर जाएगा तो 2.5 साल गुजरा है। कैलकुलेटर पर वर्किंग कर लेते हैं। 10 माइनस 1.5, आप बताएं कितने साल गुजर गए? ये किस दिन गिननी होती है डेट? तो रिवॉल्यूशन डेट क्या है? चेक कर लें डेटा, चेक करके बता दो। मेरा तो ख्याल है परचेज डेट 1 जुलाई 17 है और रिवॉल्यूशन डेट 31 दिसंबर 18 का, मतलब 1.5 ईयर्स के बाद है जी। रिवर्सल ऑफ लॉस सिचुएशन बननी है, खुद से वाइंड अप करें। ये तौसीफ साहब सही कह रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप बेटा होना इसका। ये लॉस के बाद सरप्लस आ रहा है। प्लीज को वर्किंग कर रहा है सर, जितना बोर्ड में उतना लिखा हुआ है, बाकी बातें हो रही हैं। आइडियल टाइम है, फिर लम्हे कहाँ आएंगे, मुश्किल ये टाइम दोबारा है। मिशन शुरू हुआ हुआ है, देख लेंगे, जब आएगा तो देख लेंगे। शेर याद तो हो गए लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहे। सरप्लस का ब्रेकअप सर बार बार रिपीट हो गई हैं सर, अब ये चीजें इंडिविजुअली कर रहे हैं जब आप। लॉस 17 आया था, लेकिन लॉस आने के बाद कितना अरसा गुजरा है? एक साल पूरा गुजर गया। अगर कॉस्ट मॉडल रहता तो पर एनम डेप्रिसिएशन 34 चार्ज होनी थी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल, ऐसे ही था, लेकिन हुई कितनी है? और कितने सालों का ये इशू है? एक साल की अमाउंट 2 मिलियन बन रही है। ये पूरे वर्ड जरा मैंने एक दफा दोबारा बोल रहे हैं, फाइनल कर लें अपने जहन में यार। 34 लिखते हुए मैंने क्या सोचा? अगर कॉस्ट मॉडल रहता तो डेप्रिसिएशन 34 चार्ज हुई थी, लेकिन आफ्टर वैल्यूएशन लॉस 32 चार्ज हुई है। डन है प्लीज? इट मींस 15 इज रिवर्सल ऑफ लॉस, नेट रिवर्सल ऑफ लॉस, and remaining 5 is revaluation surplus. Any confusion sir? लिखे एंट्री। बिल्डिंग डेबिट की जगह व्हीकल कर लें, व्हीकल डेबिट बाय 20,
रिवर्सल ऑफ लॉस में जाएगी ये फिगर 15, और बाकी जो 5 है रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने आ जाएगा। जी आई होप कि कोई इशू नहीं है जी। कुछ और डेप्रिसिएशन चार्ज करें, सरप्लस ट्रांसफर करें, रिमेनिंग लाइफ गिन लें, गिन लें, लेकिन गिन के करेंगे कब से, और नेक्स्ट ईयर रेलिवेंट नहीं है। वैसे गिन दे रहा है, गिनने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है जी प्लीज। ये आप जिन्होंने कर लिया आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ें, और काइंडली अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज कंप्लीट करके इकट्ठे हो रहा। ये बेटा 17 लॉस है, तो 17 का लॉस रिवर्स होना है, रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गया, और 32 डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है लॉस के बाद। हालांकि 34 होनी थी अगर कॉस्ट मॉडल होता, तो 34 माइनस 32, 2 मिलियन की फिर कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। ये मुरसलीन साहब ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ रिमेनिंग लाइफ दोबारा गिनेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर में वर्किंग की जा सके, तो वो 7.5 ईयर्स अब रह गई है। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे गिन लें, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी बेस पे फिर नेक्स्ट ईयर से रिवैल्यूएशन एंट्रीज होंगी, सॉरी डेप्रिसिएशन एंट्री होगी। 7.5 ओके जी प्लीज। शुरू करूं जी प्लीज। ये आए जी सेकंड सिचुएशन। बेटा आवाजें काइंडली प्लीज खत्म रखें यार, इसका क्या फायदा है यार। प्लांट की एक बहस शुरू करें जी। इंडिविजुअली आप नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता, हम सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली तो वर्किंग्स करवाएं ना जरा, अपना माइंड अप्लाई तो करना चाहिए। अलग अलग कर लेने का पहले मकसद यही था कि बस इकट्ठा करना, सिंपली ये बताओ कि फिगर्स इकट्ठी कैसे करनी है, बाकी इंडिविजुअल सोचते जाए जरा। फर्स्ट डेट पे लिखवाएं, लिखते रहे, करवाते रहे। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट बाय तो 80 मिलियन। सोच के नेक्स्ट डेट, तरतीब बनाए, सोच के नेक्स्ट डेट, सोच के नेक्स्ट डेट। फर्स्ट जनवरी को प्लांट खरीदा, फिर 1 जुलाई पे ग्रांट आई। जी सर। नहीं बेटा वो तो बात की बात है, एफर्ट ग्रांट इनकम कमाल हो गई। प्लीज ग्रांट आ तो लेने दें यार प्लीज। 1 जुलाई 18 कैश डेबिट, deferred grant income credit amounting to rupees 120। नेक्स्ट डेट। अब नीचे काइंडली रिक्वायरमेंट्स में एडिशन फॉर्मेशन होना है, रिक्वायरमेंट्स ऊपर डायरेक्ट अप्रोच रखनी है या इनडायरेक्ट अप्रोच। क्या मतलब, अब प्लांट अलहदा डेप्रिशिएट होगा, इनकम अलहदा प्रॉफिट लॉस में जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ दें, डेट बता दें। 31 दिसंबर 18। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कैसे, कैसे सर जी कैसे। 20 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, सही वर्ड्स बेटा फाइनल रखे हमने ज़हन में, बाकी इंशाल्लाह देख लेंगे फिर। कब से शुरू होती है, 9/12 डन है। आंसर 26.25। ये लास्ट लाइन वाले सजा साथ है। एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 अप्रैल शायद।
तो डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज नॉट रेलिवेंट कि एक्चुअली कब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल एक्चुअली इस्तेमाल शायद 1 महीने बाद की कोई डेट लिखी हुई है, लेकिन डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। अब और जिस तरह ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, इसी को बेस बना के डेफर्ड ग्रांट इनकम बनाए। करनी चाहिए अब ये वर्किंग आपको, कर लें इंडिविजुअली कर लें। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। जी वर्किंग करवाएं जी। 120 डिवाइड बाय 8 जी मल्टीप्लाइड बाय जी। ये बेटा 6 जो है ना, 6 कह तो रहे हैं आप, एक सेकंड, लेकिन ये ग्रांट आई कब है? लेकिन अगर आप 6 मंथ्स करेंगे ना, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि आप एसेट के साथ नहीं कर रहे। एसेट अब खत्म हो जाना है 9/12 हो गया किसी जमाने में, और आपकी ग्रांट फिर इनकम बन नहीं सकनी है। तो बात आपकी वैसे सही है, ग्रांट आई बाद में, सेम डेट पे नहीं आई है, लेकिन ग्रांट को इनकम बनाए एसेट के साथ। तो अगर 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो 9 मंथ्स इसलिए ग्रांट इनकम, ताकि जैसे ही एसेट खत्म हो साथ ये ग्रांट भी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाए। ठीक है सर, वर्किंग पूरी बोल दीजिएगा सर दोबारा। 120 डिवाइड बाय वाई 9/12, किसका लिंक किसके साथ है? एसेट का, फिर ग्रांट के साथ, डेप्रिसिएशन के साथ लिंक। आंसर 11.25। तो 2018 आपने करवा दिए, आप जरा सोच के नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करें जरा। ये जरा ये बुक ली है, इसमें आप में से किसी ने नई बुक ली, वॉल्यूम 2 लिए? वॉल्यूम 2 एक में दिखाइए। आप 2019 करेंगे? नाइन मंथ्स की बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, इसलिए मैंने 9 मंथ्स की बेस पे इनकम रिकॉर्ड की है। जिस तरीके से डेप्रिसिएशन, उसी तरीके से ग्रांट इनकम। ठीक है, 9 मंथ्स। बेटा ग्रांट इनकम जुलाई से नहीं आ रही, ग्रांट जुलाई को आई थी, लेकिन ग्रांट जिस एसेट के लिए आई है, उस एसेट के साथ उसने डेप्रिशिएट होना। तो एसेट क्योंकि 9 मंथ्स डेप्रिशिएट हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंगली ग्रांट भी उसके साथ 9 मंथ्स की इनकम बन जाएगी। जी सर जी, 2019 में कौन कौन सी एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी? लेकिन अब पूरा साल ही शायद बीच में आएगा। तो 280 डिवाइड बाई 8 35, 280 divided by 8 means 35, and deferred grant income, debit grant income credit by अब प्लीज अब डिस्टर्ब कर भी रहे हैं और हो भी रहे हैं, तो दोनों मिशन काइंडली साइमल्टेनियस ना रखें यार। 120 ग्रांट कितनी थी? सॉरी 120 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 15। ये एनी कंफ्यूजन? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है प्लीज? एनी क्वेश्चन जी प्लीज? बेटा पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करने से पहले जरा एक अगर रिवीजन हो जाए, ये जो पेज था जरा ढूंढ के बताएंगे कौन सा पेज पे एक समरी सी लिखी थी, ये चेंज इन यूज अगर हो जाए।
ऊपर काइंडली जरा रिवाइज कर लें जरा ढूंढ के। पेज 177 मेरा ख्याल था, पेज 177 काइंडली। एक सेकेंड प्लीज, जरा रिवाइज कर लें और फिर अप्लाई करवाइएगा जरा भी। तीन पॉसिबिलिटीज हमने लिखी हुई है, IS-16 से IS-40, IS-2 से IS-40 और IS-40 से 2 या 16। मैंने कहा था इसे शायद याद रखने का तरीका ये है कि जिन स्टैंडर्ड्स में रिवैल्यूएशन है उन स्टैंडर्ड्स में पहले रिवैल्यूएशन और देन ट्रांसफर, और जिसमें नहीं है उसमें पहले ट्रांसफर देन रिवैल्यूएशन। तो बगैर जरा पढ़े जरा ट्राई करें जरा। IS-16 से 40 में अगर जा रहे हैं तो IS-16 के मुताबिक रिवैल्यू करें फिर ट्रांसफर करें। IS-40 से अगर जा रहे हैं तो फिर IS-40 के मुताबिक रिवैल्यूएशन करें और देन चले जाएं। ये मैंने नंबर 3 पहले बोला। IS-2 से जब आएंगे तो IS-2 में रिवैल्यूएशन है नहीं, पहले ट्रांसफर है और देन रिवैल्यूएशन। तो आज जरा ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा देख देख के बार बार याद हो जाए। जी सर, पढ़ लें इधर आके पॉइंट नंबर 3, और प्लीज पढ़ते पढ़ते साथ वाले को ना सुनाएं, प्लीज कंसंट्रेट करें। ये चीजें अब आपकी तरफ सामने आ जानी है और आनी भी चाहिए। पता आपको चल गया हुआ है इंडिविजुअली, लेकिन इकट्ठे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, एक आध क्वेश्चन जरूर मेरे साथ करें, लेकिन बाद में फिर आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। डन है? तो पढ़ दे जरा किन किन डेट्स पे क्या हुआ। हमारे कौन से साल के शुरू में? 18 के स्टार्ट पे। वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? ये पेज नंबर इसमें का 220 बेटा, पेज नंबर 220। वेयर हाउस गोदाम was given on rent from 1st January। प्रीवियसली ये यूज हो रहा था, तो IS-16 से IS-40 में इसलिए क्योंकि अब ये रेंटल के लिए प्रॉपर्टी हो गई। कैरिंग वैल्यूज और रिमेनिंग लाइफ दी हुई है, और फिर लाइफ दी हुई है, फेयर वैल्यूज दी हुई है। IS-16 से अगर IS-40 में आना है तो जिस दिन आना है उस दिन पहले रिवैल्यूएशन करनी है IS-16 के मुताबिक, और देन फिर ट्रांसफर कर देने के बाद IS-40 अप्लाई होना। तो आइए जरा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे कर। अच्छा ये वाला जरा साथ साथ करवा दीजिएगा जरा, ये जरा नई चीज है तो एक दफा जरा मेरे साथ दोबारा सही तरह तरतीब से सोच लें। जी फर्स्ट रेलिवेंट डेट कुछ सोच के बताएं। 1 जनवरी 18 पे क्या करूं? अच्छा ये इस तरह से बेटा शायद ही हुआ है कि 1 जनवरी 18 पे एक वेयर हाउस खरीदा था, फिर कुछ इस्तेमाल हुआ। ये लग रहा है, जरा डाटा दोबारा देखें, ये लग रहा है कि ऑलरेडी यूज में था, पिछले सालों से ये शायद अगले साल में आ रहा है। तो जिस डेट पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इस डेट पे सीधा शायद चेंज इन यूज है, ये सीधा चेंज इन यूज हो रहा है इस डेट पे। तो फौरन क्या जहन में आना चाहिए? चेंज इन यूज, और चेंज इन यूज मींस IS-16 टू IS-40 इन दिस केस। थोड़ा सा करवा दें जरा काइंडली, थोड़ा सा करवा दें। ये चीजें बाद में आपको खुद भी पढ़ के महसूस होनी चाहिए। 1 जनवरी 18 पे ये यूज चेंज हुआ है, और अब हमने यहाँ IS-16 जेन में रख के रिवैल्यूएशन करनी है। जी IS-16 जेन बनाएंगे, कैरिंग अमाउंट बताएं। अच्छा सीधा ना उसने कैरिंग अमाउंट दी हुई है, कॉस्ट देने की बजाय शायद उसने कैरिंग अमाउंट दी हुई है 80, और फेयर वैल्यू ढूंढे किस डेट की? 1 जनवरी 18 की। डिफरेंस बताएं 24। सरप्लस या लॉस? IS-16 हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन।
असूलन एलिमिनेशन की एंट्री होनी चाहिए, ढूंढे नहीं, मतलब एंट्री तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन शायद उसका डाटा नहीं है। उसने हमें कैरिंग अमाउंट बताई है, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन शायद हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज वैसे जहन में भी रखें, एंट्री बोलने जरा एलिमिनेशन वाली, इस एंट्री से जस्ट एसेट ना डब्ल्यूडीवी पे आता है। इस एंट्री से दोबारा आराम से बोलना, आराम से रुक जाए जरा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट पे रुक जाए जरा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट मींस क्या होता है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कम होके एसेट बढ़ रहा है और एसेट बाद में क्रेडिट होना है, एसेट क्रेडिट मींस एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो नेट इफेक्ट इसका एसेट के अंदर ही है। तो इसलिए इस एंट्री से शायद उस रिक्वायरमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा जो हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। फिर अपने रिक्वायरमेंट हमने बस प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो इस एंट्री से कोई हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर से ऐसे डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो नेट इफेक्ट इसका जीरो ही है। तो शायद एग्जामिनर ने हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसकी एंट्री हो सके, और अगर वो एंट्री नहीं भी हो तो शायद हमारा इशू नहीं है। ऑलरेडी अगर 80 ढूंढे जरा दोबारा, 80 क्या है, और शायद हमें कैरिंग अमाउंट ही चाहिए थी। ठीक है, असूलन वैसे अगर इंफॉर्मेशन होती तो एलिमिनेशन की एंट्री लिख लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो शायद इतना कोई परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। डन है जी, डबल एंट्री लिख लें जी। एनी कंफ्यूजन? वेयर हाउस डेबिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस क्रेडिट। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? नेक्स्ट डेट सोच के, सेम डेट हमने आईए 16 के मुताबिक पहले रिवैल्यूएशन कर ली जो हम कर सकते थे। अब हमने कहां से कहां आना है, एंट्री बोले। अब जब वेयर हाउस है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे डेबिट हुआ, वेयर हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड वेयर हाउस एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट बाय 104 million। एनी कंफ्यूजन? चलो आगे। नेक्स्ट डेट सोच के 31 दिसंबर 18, क्या जेन में आ रहा है? आईएस 40 में कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, यस सर, व्हाई नॉट सर। आईएस 40 शुरू हो गया है 1 जनवरी 18 से आगे, और नो डेप्रिसिएशन। अपनी याद दहानी के लिए लिख लें, पेपर में भी लिखेंगे, जहन में तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल एक दफा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या जहन से क्यों निकाला है? रखा, लिख लें जरा एक आध सवाल में जरा, इंशाल्लाह आपको बाद में मुझे याद करवाना जरा आसान हो जाएगा जी। रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू दी हुई है, पहले मेरा ख्याल वो काम करना, फिर बाद में करना, वो डेफिनेटली होना है। सरप्लस में से ट्रांसफर होना है, ये जरा ढूंढे एग्जांपल 1 पेज 176 रजिस्टर्ड ढूंढे। एसेट तो डेफिनेटली ट्रांसफर हो गया हुआ है, आईएस 40 में आ गया, लेकिन सरप्लस आईएस 16 के मुताबिक आया था। ढूंढ ले चले, ठीक है, अच्छा, बल्कि पहले वही कर ले। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 176, उसमें आ गई है शायद इस तरह की बात। फर्स्ट एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन सरप्लस आईएस 16 के मुताबिक जो आया था, फिर उसे आपने एनुअल ट्रांसफर किया था, याद आ गया? सरप्लस जो ट्रांसफर करते हैं उसके लिए टोटल लाइफ होती है और मीनिंग लाइफ। आधे पहले मेरे ख्याल सरप्लस करवा दें, तो सरप्लस आया था, आया भी था वैसे, ये किस अमाउंट की बहस कर रहा हूँ, वो जो 24 सरप्लस आया था आईएस 16 के मुताबिक,
उसको चले पहले फाइनल करवा दें। रिवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, वर्किंग करवाएं। 24 डिवाइडेड बाय, एग्जामिनर ने जहां रिमेनिंग लाइफ चाहिए थी वहां बताई भी हुई है, मिल जाएगी वहां। किस दिन गिनते हैं रिमेनिंग लाइफ? एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एज पर आई 16 मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 1.5। याद आ गया प्लीज? देन अब करें जरा रिवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू IAS 40। जी कर लें, कर लें। कैरिंग अमाउंट करें, करें इंडिविजुअली करें, प्लीज सोचें, प्लीज सोचें, प्लीज सोचें। वही 104 विदाउट एनी डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट बना। रिवाइज्ड फेयर वैल्यू इन द क्वेश्चन इज 96। difference is 8, which is fair value loss. Difference is 8 fair value loss। जी इसकी एंट्री। अच्छा बेटा, इस IAS 40 का जो फेयर वैल्यू लॉस है गेन है, इसका उस सरप्लस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस IAS 16 के मुताबिक आया था, उसने अब ट्रांसफर होता रहना है IAS 16 के मुताबिक। यहाँ पे गेन लॉस अगर आएगा IAS 40 में, इसने सीधा प्रॉफिट लॉस में जाना है। यकीनन अगर फॉर एग्जांपल IAS 16 हो रहा होता तो कैलकुलेटर पकड़ा था, IAS 16 के अंदर ही रहकर अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो 24 सरप्लस आया था, -1.5 हुआ था, ये सरप्लस अभी बचा हुआ था और लॉस आया हुआ है। लेकिन ये IAS 40 का लॉस है, इसे कुछ सरप्लस से एडजस्ट नहीं होना है। IAS 40 का लॉस या गेन जो है, इसने स्टेट में प्रॉफिट लॉस में जाना है, इसका IAS 16 वाले उस सरप्लस से कोई ताल्लुक नहीं है। डन है प्लीज? डन है सर? तो व्हाट इज द डबल एंट्री फाइनली? फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। जी ठीक है मिस्टर अलानवास, चलिए वाइंड अप करें जी 2019। अपना ज़हन लगाएं जरा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? ये वो उसमें कोई इतराज नहीं है मुझे जो मिस्त्री साहब कह रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, बस ये ज़हन में रखिएगा। एज लॉन्ग एज आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हैं तो इशू तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है वर्ड थोड़ा सा बदल ही नहीं। ये सेम टू एंट्रीज शायद रिपीट हो जाएंगी, लेकिन अमाउंट शायद देख लें। सरप्लस के तो सेम। Evaluation surplus debit, retained earnings credit amounting to rupees 1.5, (24 divided by 16). अब ये 1.5 ठीक है जी प्लीज? एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? अब ये 22 डिवाइडेड बाय समथिंग नहीं होना, मेथड स्ट्रेट लाइन है प्लीज, फिर गलत तरफ जा रहे हैं अगर 22 पॉइंट रह गए। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो जिस मेथड से डेप्रिसिएशन होनी थी उसी मेथड से ट्रांसफर है। रिमेनिंग मैंने जस्ट काउंट करके दिखाया था, अदरवाइज स्ट्रेट वे डिवाइड बाय 16 चलना है। लेकिन अगर रिमेनिंग लेना भी है तो डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ले सकते हैं, आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम वेस्टिंग है, मेरा ख्याल पता होना चाहिए इन चीजों का। लाइफ कब रिमेनिंग दी हुई है उसने? 1 जनवरी 18 पे, और दोबारा आपको गिनने की जरूरत पड़ी नहीं है। ये जो फेयर वैल्यूज रिवैल्यूएशंस हो रही हैं या IAS 40 के एंगल्स हैं, तो यहाँ पे कोई रिमेनिंग लाइफ गिनने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टर्बेंस है वैसे यार, ये बात ऐसे बन नहीं रही है। हम इस तरह बाज आने वाले नहीं है, ये आपकी तरफ से लाउडली क्लियर होता जा रहा है मेरे। 31 दिसंबर 19।
जी सर, जी ठीक कह रहे हैं जी। रिवाइज वर्किंग करें सर दोबारा। कैरिंग अमाउंट किसको कह देते हैं बाद में? एक दफा अगर एक फिगर हमारी बुक्स में आ जाए तो बुक्स में अपीयर हो जाने के बाद वो हमारी कैरिंग अमाउंट है, और बाद में अगर कोई रिवाइज्ड फेयर वैल्यू है तो उस कैरिंग अमाउंट ने फेयर वैल्यू से कंपेयर होना है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही तो वही जो फेयर वैल्यू थी वही विदाउट डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट है। एक दफा जरा मुझे बता दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए, आपको पता भी चल गया ही नहीं। कैरिंग अमाउंट किसे कहूं? यार ये तो फेयर वैल्यू थी, ये तब तक फेयर वैल्यू थी जब तक हमने इसकी बेस पे डिफरेंस लिया नहीं था। जब हमने इससे डिफरेंस ले लिया और इसकी बेस पे एडजस्टमेंट करके अपनी बुक्स में 96 कर लिया, तो आफ्टर दैट फिर अब ये 96 हमारी बुक्स की कैरिंग अमाउंट बन गई, और विदाउट एनी डेप्रिसिएशन अब ये कैरिंग अमाउंट इस वक्त है, और रिवाइज्ड फेयर वैल्यू इज 115, और 19 का फेयर वैल्यू गेन अब है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसने जाना है। IAS 40 का गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, और इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस रूल लिखें 90। सरप्लस ट्रांसफर कर दिया था, वो अब चल रहा है I16 के मुताबिक, उसको चलता जाने दें। स्टेटमेंट ऑफ एज पर I16 और IAS 40 अप्लाई कर लें। मेरे ख्याल में एक सेकंड जरा एक नजर कर ली, जरा ये एंट्रीज रिवाइज करना, ये पॉइंट नंबर 3 में जो हुआ है, एक सेकंड जरा डेट वाइज रिवाइज कर लें। कोई अगर क्वेश्चन ज़हन में आता तो बता दें। जी सर, मेरे लेवल की अगर कोई बात है तो ऊंचा बोल दीजिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिएगा। लगता है सिग्नल प्रॉब्लम रहा है, तो मेरी आवाज़ ट्रेवल करते 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 लग रहा है पहुंच गई है। जरा मुझे डेट बता दें किस डेट पे आप ये करवाना चाह रहे हैं। उस डेट पे जो करवाना चाह रहे हैं उसकी वो डेट बोल दो। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा अगर ऊंचा बोल दें। ये असिस्टेंट साहब कहाँ से बोल पड़े? प्लीज जरा रीट्राई कीजिएगा जरा जो पूछ रहे हैं सवाल। नहीं, मैं वाकई सीरियसली सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अल्लाह का शुक्र है हमारा आपस में बिल्कुल मजाक नहीं। नहीं सीरियसली डेट पूछ रहा हूँ, अब डेट ही नहीं बता रहे। 31 दिसंबर कौन सा? 31 दिसंबर 19 में बताएं कितना सरप्लस आया। साइलेंट सरप्लस है। मेरा ख्याल है आपका आंसर मेरे तक आते आते टाइम लग रहा है। आपने तो बोल दिया हुआ है ना। कोई नहीं, इस वक्त मेरी गैलेक्सी जरा दूसरी है, तो मेरा ख्याल है कि ट्रेवलिंग टाइम लग रहा है। बाकी भी जरा अपना अपना खामोशी से रिवाइज करना, हम इससे जरा टाइम के मसले को हल कर सकें अगर आप। ये बेटा लॉस के बाद अगर सरप्लस आएगा तो यकीनन ब्रेक करेंगे यार, लेकिन ये लॉस के बाद कोई सरप्लस नहीं। लॉस के बाद लॉस प्रॉफिट लॉस में गया और गेन ने भी प्रॉफिट लॉस में जाना। जी कोई और इशू तो नहीं प्लीज? जी जी क्या हो गया यार? लॉस कहाँ गया था? लॉस कहाँ गया था? प्रॉफिट लॉस में। ये सारा गेन भी कहाँ जाना है? तो ये खुद ही बड़ा एडजस्ट हो जाएगा। अब ये पिछले साल में कोई एरर नहीं हुआ है, इट इज चेंज इन एस्टिमेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी में रिडक्शन की वजह से लॉस है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में फेयर वैल्यू चेंजेस की वजह से अब गेन है। तो पहले प्रॉफिट लॉस में अमाउंट गई थी, अब भी प्रॉफिट लॉस में अमाउंट जा रही है। तो वो जो रिवर्सल ऑफ लॉस की हम एडजस्टमेंट करते हैं वो भी पिछले सालों में नहीं जाके करते, उससे अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स ठीक होनी होती है।
पिछले सालों में जो लॉस होगा उसका इफेक्ट रिटेन अर्निंग्स तक गया होगा। इस साल फिर अब जब हम गेन रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स को, जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में लॉस आ रहा होगा उसको एडजस्ट कर देगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा गेन है तो अभी पड़ा है, अगर कभी दोबारा फ्यूचर में लॉस आया तो ये फिर एडजस्ट हो जाएगा, गेन आया फिर एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें वो जो IAS 16 के मुताबिक एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है, वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो इक्विटी का पार्ट बाद में बनता, वो रिटेन अर्निंग्स में बाद में जाना होता है, तो जितना पड़ा हुआ है उसने रिटेन अर्निंग्स को अफेक्ट नहीं किया। और इसी तरह अगर प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस लॉस गया था और सब्सिक्वेंटली को सरप्लस आ जाए, तो पहले भी जो सरप्लस था उसको अगर हमने नेट ऑफ किया था लॉस से, तो अब जिस तरह सरप्लस लॉस एडजस्ट होता है उस तरह फिर सरप्लस प्रॉफिट लॉस में रहेगा। तो वहां असल में डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस की वजह से वो एडजस्टमेंट हो रही है। ठीक है प्लीज जी, एनी अदर कंफ्यूजन जी? चलिए फिर कंप्लीट करें, रिक्वायरमेंट देखें क्या करना था क्या किया। ये जरा ये वाली जो लाइन है काइंडली, ये जिसको अभी भाई ने समझाने की कोशिश की है नाकाम, ये सारी जरा लाइन उठ जाए। जिन्होंने आज तक कभी नहीं मुस्कुराए उन्हीं से बात कर रहा हूँ जी। ये पूरी लाइन, ये भाई का मुक्का यहाँ तक पहुंचा हुआ, ये काइंडली आपके साथ जितने हजरात हैं ये सारी लाइन को अपने साथ उठाएं जरा। बिस्मिल्लाह पढ़े जल्दी जल्दी जल्दी। स्टेप 1 हो गया हुआ, अपने बैग्स उठाएं, पूरी लाइन पूरी लाइन। मेरे नजदीक आके एक्सक्यूज करना पड़ेगा, मैं जरा दूर से करना चाह रहा हूँ। ये साथ वालों को भी उठाएं। बैग बैग कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, एक डैश आदमी हूँ, आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो आप जैसे बेटा पिछले 3 महीने से आपको तंग कर रहा हूँ, आज फिर तंग करना चाह रहा हूँ। बैग्स उठाएं और दरवाजा पिछला खोलना, जरा दरवाजा खोल दो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम काइंडली सीधे निकले बाहर। ये फर्स्ट पेज पे आ जाए, जरा एक्सट्रैक्ट शुरू करें। जी बिजनेस नेम लिखे जी। जी बिजनेस नेम बताएं। ये किस किस के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं? कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है सर। बिजनेस नेम, बिजनेस नेम लिखें जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। पूरे वर्ड्स ही लिख रहे हैं जो लिखे हुए। और जब भी कभी एग्जामिनर को एक्सट्रैक्ट्स वगैरह कहे आपसे, तो एक्सट्रैक्ट्स पर वर्ड लिखने हैं। किस साल की बात हो रही है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, ऊपर 19 बेटा हेडिंग आएगी, लेकिन किस किस साल की फिगर्स प्रेजेंट होनी है? 19 एंड 18 यार, कंपैरेटिव हमेशा रिवर्स ऑर्डर में बोला जी। रुपीज एंड मिलियंस बिल्कुल ठीक है, इस तरह की फॉर्मेलिटीज जहन में आनी चाहिए। अब बेस्ट ये रहेगा कि पहले हम वर्किंग्स में फिगर्स तलाश करेंगे सीक्वेंस में, और लिखवाने के बाद काइंडली फिर लिखने की जल्दी कीजिएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे जहन में आनी चाहिए। यकीनन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आए जरा ढूंढते हैं अपनी वर्किंग्स में 19 और 18 के एंगल से। तो आ जाए जरा व्हीकल्स में। अब हाउ टू पिक द फिगर्स जो लिखी हुई हैं, ये शायद मेन चैलेंज है। ये पॉइंट नंबर 1 मींस व्हीकल में
अच्छा 17 से शायद वो वर्किंग शुरू की थी हमने, लेकिन 17 की फिगर्स बहस में नहीं है। कौन कौन से साल रेलिवेंट है? क्या व्हीकल्स की कोई डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आनी है? ठहरे 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 ठहरे, जी 18 की डेप्रिसिएशन 34, 32, 2019 की, ठीक है प्लीज। और जो जो एक्सपेंसेस हैं बर्डे अगर है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम या इनकम इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट कर देंगे। पहले करवा दें थोड़ा सा, कोई नहीं, इंशाल्लाह आपको आराम से समझ आ जाएगा। लेकिन दोबारा नहीं नहीं, एक सेकंड, दोबारा यही 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 व्हीकल पहले फाइनल करें, और इसका तरीका भी है कि जो फिगर्स होगी उनको टिक लगा दें। इस वक्त आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही प्रॉफिट लॉस देखनी है। तो डेप्रिसिएशन ओके प्लीज, कितनी कितनी? जी नेक्स्ट आगे, जी रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस रिगार्डिंग व्हीकल्स आना है प्रॉफिट लॉस में, कितना, किस साल? ये दोनों साल नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ व्हीकल्स। हाँ वो फिर अलग शायद हेडिंग में लिख लेते हैं। ये 17 लॉस डेबिट हुआ था 18 में, रिवर्सल ऑफ लॉस ऑफ व्हीकल्स वो फिर 19 में हुआ। 17 या 15? 15, फिर पॉजिटिव लिख रहा हूँ, लॉस क्रेडिट हो रहा है, लॉस क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से करना पड़ा। यहाँ तक ओके? दोबारा देखें व्हीकल्स, व्हीकल्स में कोई और इशू जो प्रॉफिट लॉस में आना है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज अलहदा नहीं हो रही, काइंडली फाइनल करें, इस तरह बिल्कुल नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि 17 अलहदा रिवर्स हो रहा है, 2 अलहदा चार्ज हो रहा है, उसकी जगह नेट चार्ज हो रहा है। क्या 17 अलहदा गया, 2 अलहदा गया, नेट करके सिर्फ 15 प्रॉफिट लॉस में गए? ठीक है प्लीज लिखना यहाँ तक। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वर्किंग? ताकि फिगर्स को देख के प्रेजेंट किया जा सके। शायद विदाउट वर्किंग के मुश्किल हो जाना था हमारे लिए, और अभी तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी फिर कैरिंग अमाउंट सोचनी है। कंप्लीट कर लेंगे तो करनी बताइए। आगे चले सर, ये पॉइंट नंबर 2 में आ रहे हैं। ये हुक्म करें, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट आनी है प्रॉफिट लॉस में, डायरेक्ट मेथड था यार। कितनी कितनी? 26.25 एंड 35। ये ग्रांट को अलग इनकम बनाया हुआ था, तो ग्रांट इनकम जो डेफर करके प्रॉफिट लॉस में आ रही थी, तो ग्रांट इनकम इज 11.25 एंड 15 लिखें। अब यकीनन ये डेप्रिसिएशन प्लस करके भी लिखी जा सकती हैं, तो ग्रांट को ऊपर अदर इनकम के तौर पे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन एक डेफिनेटली कंपल्सरी नहीं है एज लॉन्ग एज आप एक्स्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स बस अरेंज करनी है आपने, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का अगर ध्यान रखना तो वो अच्छा होगा। एनी इशू प्लीज? चलो आगे, जी पॉइंट नंबर 3 में जाए। पहले खुद डिसाइड करने जरा,
क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आना, क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आना है? मेरे ख्याल सब गेन लॉस ही है, फेयर वैल्यू गेन है, फेयर वैल्यू लॉस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, ट्रांसफर नहीं, डेप्रिसिएशन वैसे ही नहीं है। देख लो जरा, खुद से डिसाइड करो। फेयर वैल्यू गेन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक साल मेरा ख्याल गेन है, एक साल लॉस है। फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8 एंड 19 शायद। सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री बच्चों से पूछ लेते हैं कि कहाँ लिखते हैं, ये हम क्या बना रहे हैं। मेरी तरफ देख के सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री बोले, कहाँ एंट्री लिखी नजर आ रही है? ये चेंजेस इन इक्विटी में बताएगी, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, मैंने सही बताया? हम अभी भी बाज नहीं आएंगे, हम भी काश उनके साथ शामिल होते, कितना एंजॉय कर रहे होंगे वो। नेक्स्ट सर, एनीथिंग एल्स सर, एनीथिंग एल्स? अच्छा, ये जहां पे भी आप हैं इसके नीचे गिन के 4 लाइनें छोड़ दें, गिन के इधर 1 2 3 5 छोड़ दें बल्कि, और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शुरू करें। बाकी ये क्यों छोड़ा ये फिर मैं बताता हूँ। कितनी लाइनें प्लीज कह दी मैंने? अब क्या बनाने लगे हम? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। 5 लाइनें गिन के छोड़ने के बाद आगे होते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर, ये बटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, 31 दिसंबर 2019। ये बड़ा सही है लेकिन कंपैरेटिव दोबारा बनाना है, 2019 18 रुपीज इन मिलियंस, नहीं 17 है वो तो मैंने किस सवाल में आइए सेट में कहा था, आइए सेट के क्वेश्चंस में कुछ बातें आइए सेट के एंगल से हुई हैं, कंपैरेटिव बनना सिंपली मीन 1 साल है, आईएएस 8 के एंगल से आईएएस, और वो भी उस वक्त अगर इंफॉर्मेशन हो। जी सर, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शायद एक सीक्वेंस बन सकता है, ढूंढने जरा चीजें। नॉन करंट एसेट्स में कुछ आना है, ये पहले जरा ढूंढने जरा, आप फिर आराम से लिख लेते हैं, इंशाल्लाह लिखना इतना इशू नहीं है। नॉन करंट एसेट्स में रख के जरा व्हीकल्स में जाएगा, व्हीकल्स आएंगे नॉन करंट एसेट्स में। फाइनल बताने की कोशिश करें किन किन फिगर्स पे, इतने बड़े होना चाहिए कि देख के नजर आ रहा है, प्लीज नजर आ रहा है। 2018 के एंड पे, नो 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 नो, वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, वर्किंग की जरूरत नहीं है। सोचे सोचे 2018 के एंड पे 302, नो 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 नो, ये रैंडम है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, रिलैक्स होके देखें, वो नहीं तो वो नहीं तो वो आ रहा होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। 2018 में बेटा, टू 2018 के एंड पे फाइनली हमारी व्हीकल्स किस वैल्यू पे आ रही होंगी यार, ट्राई ट्राई प्लीज यार। 2018 17 के एंड पे अगर हो तो 370 माइनस 17 होना था, लेकिन 18 के एंड पे सब कुछ होने के बाद फाइनली हमारी व्हीकल्स 302 पे आ गई होंगी यार। और ईयर एंड पे क्योंकि रिवैल्यूएशन है इसलिए अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुई होगी, जो हुई थी वो तो एलिमिनेट होगी। और 2019 के एंड पे प्लीज, 2019 के एंड पे फाइनल बोल दे, 18 के एंड पे 302 और 19 के एंड पे अभी लिख लेते हैं, आगे चले जरा। कोई प्लांट में से इजी है शायद, 280 माइनस, अब यहाँ डेप्रिसिएशन है
और उसके बाद फिर अगले साल की फिर डेप्रिसिएशन है, तो कैरिंग अमाउंट बना लेंगे। वेयर हाउस में जाए, वेयर हाउस ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 18 के शुरू में ही वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होगी फिगर, तो ये भी इजी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2018 के एंड पे 96 पे फाइनली आफ्टर लॉस, और 115 पे शायद 2019 में। आए पूरा करें, अभी मैं दोबारा फिगर्स भी लिखूंगा, सब साथ दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करंट एसेट या नॉन करंट एसेट सोचें, नॉर्मली ये भी नॉन करंट है यार, तो हेडिंग अलग बना लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या बल्कि सॉरी इससे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो एसेट्स अलग अलग लिख दें, व्हीकल एंड प्लांट। व्हीकल्स लिखें इंडिविजुअली दोबारा सोच के, प्लांट भी पूरा करें। ये सर कर लेंगे मत, व्हीकल्स की क्या फिगर आ रही है, 302 एंड 290, और प्लांट की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस होनी है। वर्किंग कोई ना कोई लिख लीजिएगा जरा, 18 इसका फर्स्ट ईयर था, तो 280 माइनस 26.25, ठीक है यार, और 2019 में 280 माइनस 35 एज वेल। डेप्रिसिएशन लेस होनी है या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होनी है? फाइनल आंसर जरा देख लें सही मेरे, 253.75 एंड 218.75। अब डेफिनेटली जो मैंने डेप्रिसिएशन दो अलग लिखी हैं, इनको आप एक्यूमुलेट करके भी लिख सकते हैं। कोई कंसेप्चुअल इशू प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फिगर्स लिखें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेटा उसी तरह एक लाइन आइटम है, जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह एक लाइन आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2018 के एंड पे 96 मिलियन एंड 115 मिलियन। सर आप बताएं सर, कमाल है सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर होती है या एज ऑन होती है? तो साल के एंड में जो है वही है ना, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई चेंज हो गया है तो साल के एंड पे डिसाइड कर लें। कंपैरेटिव में फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ रहा होता, करंट ईयर में डैश लगा होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लास्ट ईयर में डैश लगा होता। जी ब्रैकेट में लिखना वेयर हाउस, एक ही प्रॉपर्टी है, वेयर हाउस लिखना, स्पेसिफाई कर लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय द नेम ऑफ वेयर हाउस। एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी होती है तो शायद अलग अलग उसी तरह प्रेजेंट कर लेते हैं जिस तरह व्हीकल्स और प्लांट को किए। ओके सर, एनी कंफ्यूजन, हेल्प मी, नेक्स्ट क्या करूं? एनी अदर नॉन करंट एसेट?
एनी अदर नॉन करंट एसेट, एनी करंट एसेट ढूंढे। हाँ जी, एक दफा फिर दोबारा सोच लें, वो जो वर्ड एक बोल रहे हैं आप, कैश के लिए क्या डिसाइड हुआ था? कैश की बहस क्यों नहीं हो रही? इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन बेटा उसकी होती है। आगे बढ़े, लाइबिलिटी से ऊपर रुकना है यार एक जगह। इक्विटी हेडिंग लिखें, कोई सरप्लस है तो इक्विटी में है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले इक्विटी में जरा सरप्लस का डिसीजन ले लें। रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है इक्विटी में? क्या क्या आता है वैसे इक्विटी में? शेयर कैपिटल प्रीमियम ढूंढे, इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स भी अब हमने क्रेडिट तो की हुई, जरा ढूंढे। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट जस्ट एक ट्रांजैक्शन है। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आना था, वो तभी आ सकता था अगर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होती। आगे आगे प्रॉफिट होता है, डिविडेंड्स होते हैं। सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में जो ट्रांसफर होना उसने क्लोजिंग बैलेंस में नहीं आना। तो जस्ट वो एक फिगर है 1.5 मिलियन, वरना क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आना चाहिए था। ठीक है प्लीज। तो सरप्लस पे रुका हूँ, ढूंढने जरा सरप्लस कहाँ कहाँ है। ये भी दो हिस्सों में शायद लिख लेते हैं, जरा रिवाइज करना इजी हो जाएगा जरा। वैसे कंबाइन भी जैसे आप हुक्म करते हैं, दो जगह सरप्लस मौजूद है अगर ढूंढने तो। एक व्हीकल्स में भी कहीं है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी है, जब आपने वो IAS 16 अप्लाई किया था। करवा देंगे जरा, अलग अलग लिख दूं, व्हीकल अलग और सरप्लस ऑफ वेयर हाउस अलग। करवा दें जरा, एक मिनट। व्हीकल करवाएं पहले। 2018 में कितना सरप्लस ऑफ व्हीकल नहीं था? 2019 के एंड पे 5 का 5 ही क्यों है? नहीं, ईयर एंड पे सरप्लस आया था 19 के, और ना डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और ना ही ट्रांसफर अभी हुआ है। 5 आना है या 20 आना है? नजर तो 20 आ रहा है यार, वो किसी डॉक्टर को आ रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह में 5 ही आ रहा है। प्लीज फाइनली 5 सबको नजर आ रहा है सर? 15 किधर गया? वो प्रॉफिट लॉस में नजर भी आ रहा है, ढूंढने जरा 15। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेजेंट किया था। पूरी एंट्री क्या बनी थी? रिवर्सल ऑफ लॉस भी क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में, और 5 सरप्लस इक्विटी में क्रेडिट। वेयर हाउस की वर्किंग करवाएं जी, ये लदा होनी है। 18 के एंड पे लिखे जरा और 19 के एंड पे। 24 माइनस 1.5 22.5 और 19 में। अब देख लें जैसे भी आपने वर्किंग करनी है, थोड़ा प्रेजेंट जरूर कर लें, रिवाइज करते तो इजी हो जाएगा। ट्वेंटी 22.5 कह लें या 24 में से 2 सालों का माइनस कर दें। 1.5 माइनस 1.53 कह लें, 21 हो जाएगा शायद। एनी कंफ्यूजन? इकट्ठे हो यहाँ तक? जी लास्ट लाइन में कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज? सब साथ हैं यार? तो लास्ट लाइन में कोई एक आध है? जी सर आगे क्या जेन में आ रहा है, क्या रह गए? हाँ जी, डेफर्ड ग्रांट आप मेरे साथ सही फाइनल करनी है प्लीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज 2 लाइनें छोड़ के करंट लाइबिलिटीज भी हेडिंग लिखना था, और बात को समझने पे ज्यादा और देख के लिखने पे इंतहाई कम फोकस होना चाहिए। ये बड़ा इस वक्त आपके सामने एक वर्किंग आएगी, ये शायद इस तरह का एक छोटा सा काम हम पहले एक आसान से सवाल में कर चुके हैं। अगर उसे देख के रिवाइज कर लें तो मेरा ख्याल जरा ज्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स के चैप्टर में जाए जरा।
एक अहमद लिमिटेड के नाम से पेज नंबर 162 है शायद, 162 पेज पे ये बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, और वो बेटा तभी आ सकता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा। तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट है। इसका जरा आंसर ढूंढे आपके पास, अपने पास जरा पेज नंबर 162 पे जो एक छोटी सी बहस हुई थी, इसका आंसर हमने दो तरह से सॉल्व किया था, डायरेक्ट अप्रोच से भी और इनडायरेक्ट अप्रोच से भी। तो इस वक्त जरा डायरेक्ट अप्रोच ढूंढिएगा जरा अपने रजिस्टर में, काइंडली पेज 162 वाला छोटा सा सवाल, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें डायरेक्ट अप्रोच से। मिल जाएगा सर? ये बेटा लास्ट लाइन में मिल गया। इसमें ग्रांट नंबर 2 पे शायद फोकस है, एक एसेट के अगेंस्ट ग्रांट आई थी, डेफर किया था हमने सिनेरियो 1 में। इंडिविजुअली जरा रिवाइज करेंगे फिगर्स कैसे बनी होंगी, जरा एंट्रीज देखें और उसके बाद प्रेजेंटेशन जरा देखें। डेफर कितनी की थी ग्रांट? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख या किस साल में डेफर की थी? अच्छा 11 में थी, सॉरी 8 महीने मेरा ख्याल है आपने फिर ग्रांट को इनकम बनाया था 13,333 रुपए। कैलकुलेटर दोबारा आपने पकड़ लें। 1 लाख डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई, इसका लेजर देने बनाए, नहीं बना नहीं बना नहीं बना नहीं बना नहीं बनाया, बना ही नहीं तो बनना कैसे है। 1 लाख क्रेडिट हुआ, 13,333 डेबिट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस आपके कैलकुलेटर पे आया 86,667। लेकिन अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, वहां तो 66,667 आ रहा है। फिर यहाँ क्या याद आया था, कैलकुलेटर पे क्लोजिंग आया, इसमें से जो अगले साल इनकम बननी है वो करंट लाइबिलिटीज में आई, और जब बाकी रह गई उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिख लिया। कुछ स्टेप्स उस दिन हो रहे थे, आप भी कह रहे थे हाँ वही वही वही, आज वही वही क्या हम मतलब बताना है जरा। व्हाट इज स्टेप 1? व्हाट इज, ठीक है व्हाट इज स्टेप 1? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट। व्हाट इज स्टेप 2? उसमें से करंट पोर्शन नेक्स्ट ईयर की इनकम। व्हाट इज स्टेप 3? रिमेनिंग नॉन करंट में डेफर्ड ग्रांट आ जाए, आ जाए वापस। स्टेप 1, अब यहाँ 2 साल है तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह एंजॉय ज्यादा हो जाएगा। 18 के एंड पे खड़े हो, कैलकुलेटर हाथ में रख लें, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट कैलकुलेट करें 18 के एंड पे। ग्रांट क्या आई थी? 120। पहले साल कितनी चली गई? इनकम बन गई 11.25। कैलकुलेटर पे क्लोजिंग बैलेंस जो भी आया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। 2018 के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस है 10, छा गए आप। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 मेरी तरफ देख के बताएं होता क्या है। नेक्स्ट ईयर की ग्रांट इनकम अगले साल के एंट्रीज में बनी भी हुई है, कितनी? 15। तो 108 में से 15 जो है वो करंट लाइबिलिटीज में, और माइनस करें जरा 108 में से, तो ये जो फिगर आ रही है नॉन करंट में। क्या इसे अपने हाथ से नहीं लिखा जा सकता? अपने हाथ से ही लिखना है यार, अल्लाह माफ करे, और किसके हाथ से लिखना है? बोर्ड पे डेफर्ड का डी नजर क्यों नहीं आ रहा? आने लगा, लिखे तो सही, बिस्मिल्लाह तो पढ़े। डेफर्ड ग्रांट इनकम 2018 के एंगल से अगर सोचो तो स्टार्टिंग पॉइंट 120,
-11.25, यहां तक आंसर बना 108.75 -15 जो हुई फिगर वो करंट लायबिलिटीज में आ गई और रिमेनिंग रह गई 93.75। डन है सर? डन है सर? 2019 में स्टेप 1, 2019 में स्टेप 1 वही बेटा 2019 का क्लोजिंग फाइंड आउट करें। अब अगर ये गलत हुआ तो ये नेग्लिजेंस है। 2018 19 इंडिविजुअली करें जरा, मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कितनी गलतियां हो सकती हैं। 2019 का स्टेप 1 2 3 जेन में लाएं और अप्लाई योर माइंड। What is the closing balance of 19? 93.75 सबका डन है सर? कैसे कैसे? 120 माइनस 11.25 माइनस 15 तो 93.75 बस हमारी ग्रांट रिमेनिंग रह गई है। इसमें से अगले साल 15 ही क्यों? 15 ही क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन के साथ, तो इस 93.75 में से 15 कहां और रिमेनिंग कहां? ये जब -15 अब कर रहा हूं मैं, इसकी कोई एंट्री है या जस्ट सेग्रीगेशन है? ये क्लोजिंग 108.75 -15 क्लोजिंग बैलेंस इस वक्त 93.75 है। ये लेजर जरा बनाया अपने ज़हन में डेफर्ड ग्रांट इनकम का 2019 का। सजी मत हिम्मत हिम्मत। लेजर कैसे बनता है? टी खुल गई है, बड़ी सी टी बनी हुई है, ऊपर लिखा क्या नजर आ रहा है? ना लिखा क्या नजर आ रहा है? डेफर्ड ग्रांट इनकम का ब्रॉड डाउन बताएं। नो ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन किसे कहते हैं? लास्ट ईयर के क्लोजिंग को कहते हैं। प्लीज 19 का ब्रॉड डाउन 108 इज द क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर। ये सिर्फ बेटा ब्रेकअप हुआ है, पिछले साल से शुरू करें, 2018 से लेजर बनाए जरा। 2018 का ब्रॉड डाउन मानना लीजिएगा 0 है, 18 में तो ग्रांट आई है। 120 किधर नजर आएगा? 11.25 तो 93.75 नहीं सॉरी 108.75 क्लोजिंग था। मैंने सिर्फ लिखते हुए ब्रेक की है। लिखते हुए 15 कहाँ है और 93.75 कहाँ है? ये कोई डबल एंट्री नहीं हो रही। अब जस्ट बैलेंस जो आ रहा है हमारा सीडी, उसे हम करंट और नॉन करंट में डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द ब्रॉड डाउन ऑफ 2019? 108.75 19 की एंट्री ढूंढे। कितने से कितने से कितने से कितने से कितने से? तो 15 लेस होके कितना आया? नो बेटा 78 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। व्हाट इज द ब्रॉड डाउन? 108.75 15 से एंट्री हुई, बैलेंस आया 93. ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है। जस्ट इस 93.75 का अब ब्रेकअप होना है। इसमें से 15 अगले साल की इनकम है और बाकी अगले सालों के बाद की इनकम है। मुझे प्लीज पेज नंबर 198 पे दोबारा जाना है, लेकिन आई होप कि अभी मुझे आखिरी दफा जाना है। पेज 198 पे जाएं जरा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोन होता है। प्लीज पेज नंबर 198 पे लोन का क्लोजिंग बैलेंस बताएं 2018 के एंड पे मौला। ढूंढे ढूंढे, अब तो याद हो जाना चाहिए यार, पता नहीं कितने दफा ये पेज देखा। ऊपर जाए, लोन 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 18 के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस। नो 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 टू 80 गलत है, बिल्कुल गलत है। प्लीज प्लीज गलत है, गलत है, गलत है। 18 ईयर एंड है ना मेरा ख्याल है, ईयर एंड 18 है। 350 पूरा है। 350 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन। रीपेमेंट तो शुरू ही 19 से होनी थी, लेकिन इस 350 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे लिखेंगे? कैलकुलेट 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 350 डिवाइड बाय 70 कहां? 280 कहां? डबल एंट्री? कोई डबल एंट्री नहीं है, जस्ट क्लोजिंग की प्रेजेंटेशन हो रही है अकॉर्डिंगली करंट और नॉन करंट में। उसी तरह वापस 2019 का क्लोजिंग, प्लीज 2019 का क्लोजिंग 108 नहीं है, दोबारा वर्किंग अलाउड है, वर्किंग अलाउड है। यार लोगों ने अपने सर पकड़ लिए,
इतनी ऊंची आवाजें, इंशाल्लाह वाली मैंने थोड़ा सा और बढ़ाना अभी। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2019? 93.7 and simply segregate into next year and after 1 year. नेक्स्ट ईयर में इस 93.75 में से फिर 15 ने इनकम बनना है और रिमेनिंग कितना बचना है। What is the double entry of this 15 on board? No entry, just a segregation for the purpose of classification into current and non-current liabilities. Final answer. What is the closing balance of the ledger? But that closing balance is to be split between current and non-current. I hope everything is okay. Next year का ब्रॉड डाउन बताएं। नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन 93.75। तो आई होप कि मैंने आपको ज्यादा तंग किया। अगर कम महसूस हो रहा बता दें, मैंने अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट की है, लेकिन आपने लगता है हमेशा की तरह मुझे यही कहा अच्छा ठीक है वही होगा। ये कुछ लाइनें बेटा मैंने छुड़वाई हैं, उसको अभी इग्नोर करें। ये क्वेश्चन फिलहाल ओके, और मैंने लाइनें छुड़वाई, इंशाल्लाह मेरे ख्याल थोड़े से बड़े हो जाएं फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ मैं। अब रिमेनिंग टाइम में क्या करें? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, रब ने हमारे टाइम में बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाई है। पूरे एक सवाल का जितना मुझे टाइम चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अल्लाह ताला ने टाइम बचा दिया है। वापिस आना शुरू करें पिछले पेजेस पे। बहरहाल इस वक्त हम जहाँ पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बेटा ये मिक्स करके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं। असल में मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं IAS 20, 40, IAS 23, 16, एक छोटा सा शायद और है जिसमें से मिक्स हो सकता है। बाकी जो फिर अब चीजें रह गई हैं वो मिक्स होके नॉर्मली नहीं अलग-अलग आती हैं। तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे आपकी तरफ आने चाहिए।